ओके, इसके बाद हमारे पास हम बात कर रहे हैं होवर्थ प्रोजेक्शन वगैरह की। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है ना कि अल्फा फॉर्म कब होगी, बीटा फॉर्म कब होगी, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये हम थोड़ा सा कभी डिटेल में भी देखेंगे। अल्फा फॉर्म की है बहुत, बीटा फॉर्म क्या है। मजे करो, थेनोस बहुत तेज बारिश है, एंजॉय करो यार, एंजॉय करो। अभी बारबेक्यू करने का दिल कर रहा है लिटरली। ओके, खाएं आप जो भी खाएं, मुझे उसके बाद एक चीज और। यस, अल्डिहाइड, फ्रक्टोज आपको इस तरह से दिखाई देता है, एल्डोज ग्लूकोज इस तरह से। और कहीं पे ना सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो इस तरह हेक्सागोन अगर दिखाया हुआ है तो उसका मतलब होता है ग्लूकोज, और इस तरह से पेंटागोन अगर दिखाया हुआ है तो उसका मतलब होता है फ्रक्टोज। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। यस, यहाँ पे एक चीज है, कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या लिखा है मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमर्स, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। अच्छा, ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म होती है ना, इन दोनों को बीच में जो रिलेशनशिप, ये भी एक टाइप की स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। ठीक है, ये देखो, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, इसमें देखो OH नीचे की तरफ। दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, इसमें ये ऊपर की तरफ है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स है। एनोमर्स है। ठीक है, क्या है, एनोमर्स है। और ये इनमें जो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है ना, ऐसे कॉल्ड एनोमेरिज्म। ठीक है, और एनोमेरिज्म भी क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक टाइप है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। एक चीज और है, म्यूटा रोटेशन। ठीक है, म्यूटा रोटेशन में नेक्स्ट उसमें स्लाइड में देखते हैं कि व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। बल्कि यहाँ से तो डायरेक्ट डाइसेक्रेट स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, म्यूटा रोटेशन क्या होती है, तो चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन। एक चीज होती है स्पेसिफिक रोटेशन, राइट। तो स्पेसिफिक रोटेशन में जो चेंज आता है ना, दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। और ये चेंज क्यों आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज की एक स्पेसिफिक रोटेशन होती है। ठीक है, वो एक लाइट होती है, एक स्पेशल टाइप की लाइट, उसको ना किसी तरफ घुमाता है। इसे कॉल्ड, इसे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, इसे या स्पेसिफिक रोटेशन भी कहते हैं। तो जब फ्रक्टोज को हम रखते हैं ना, तो वो ना इस तीन तरह के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, तीन तरह की फॉर्म में। अल्फा फॉर्म जिसमें देखो OH नीचे है, बीटा फॉर्म जिसमें OH ऊपर है, और ये क्या है, ये ओपन चेन फॉर्म है। तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है इन तीनों फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है ना, वो चेंज हो जाता है। तो यही जो चेंज होता है ना, इसे हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। और ये कब आता है, जब ये फ्रक्टोज को हम वाटर के अंदर डालेंगे, तो ये इन तीन फॉर्म के अंदर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, तो उसका जो म्यूटा रोटेशन है, जो स्पेसिफिक रोटेशन है ना, वो भी बदल जाता है। इसी चीज को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बेटा एम कैट की क्लास है। अब हम स्टार्ट करते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओके, ओलिगोसेक्राइड्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ तो पूरी डिटेल लिखी हुई है, ये डिटेल आप लोग पढ़ लेना, मैंने एक शॉर्ट पिक्चर से समझा रहे हैं। ठीक है, वहां से देख लेते हैं हम। तो यस, हमारे पास क्या है भाई, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, और ओलिगोसेक्राइड्स में भी स्पेसिफिकली डाइसेक्राइड्स। तो अगर हम बात करें ओलिगोसेक्राइड्स की, तो ओलिगोसेक्राइड्स में कितने शुगर यूनिट्स होते हैं, 2 से लेकर 10 तक। और इसमें डाइसेक्राइड सबसे फेमस हैं, तो इसलिए हम डाइसेक्राइड्स को ज्यादा फोकस करके पढ़ेंगे। तो डाइसेक्राइड्स में अगर हम देखें तो तीन डाइसेक्राइड बहुत फेमस हैं, एक सक्रोज, एक लैक्टोज, और एक माल्टोज। ठीक है, जो हमारे पास माल्टोज होता है, इसे हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड माल्ट शुगर। ठीक है, लैक्टोज, लैक्टोज को हम क्या कहते हैं, इसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। और सक्रोज क्या होता है, दिस इज कॉल्ड टेबल शुगर, जो चीनी होती है, राइट। तो सक्रोज हमारे पास टेबल शुगर आ गया, लैक्टोज हमारे पास मिल्क शुगर आ गया, और माल्टोज हमारे पास माल्ट शुगर आ गई। अब ये किन किन चीजों से मिलके बनते हैं भाई, इधर इस चीज के हुए देख लेते हैं। जो हमारे पास सक्रोज होता है, वो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से मिलके बनता है। ठीक है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से मिलके बनता है ये। जो लैक्टोज होता है हमारे पास, वो किससे बनता है, वो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से बन के बनता है। और जो माल्टोज होता है, वो सिमिलर ग्लूकोज से मिल दो सिमिलर ग्लूकोज से मिलके बनता है। ठीक है,
तो यहाँ तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, इनमें अब ये दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो कई बार पूछ सकता है कि बताओ भाई, सक्रोज में किस टाइप का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, अल्फा 1,4 है या अल्फा 1,2 है, ये चीज पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज हमें देखनी है, और ये चीज मैंने नेक्स्ट वाली स्लाइड में कवर की हुई है। उसमें हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, अल्फा मतलब ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है उसकी कौन सी टाइप है, अल्फा है या बीटा है। तो देखो यहाँ से एक शॉर्ट सा टेबल है, इससे आप लोगों को आसानी से ये याद हो जाएगा। जब हमारे पास डी ग्लूकोज और डी ग्लूकोज दोनों सेम सेम आपस में मिलेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा। और इसके बीच में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा वो क्या हो, किस टाइप का होगा, अल्फा 1,4 का होगा, ठीक है। अल्फा 1,4 वाला ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। गॉट इट? यहां तक क्लियर है सब लोगों को? इसके साथ साथ जो हमारे पास लैक्टोज होगा वो किससे बनता है, लैक्टोज प्लस ग्लूकोज। और इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो कैसा होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ये एमडी गेट में पूछा जा सकता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि भाई ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में मिलता है तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है। किस टाइप के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तो अल्फा 1,4 वाले से, ठीक है। अल्फा 1,4 कैसे, तो एक इसमें हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं पिछली स्लाइड में। यस, पिछली स्लाइड में देखें तो हमने कहा कि माल्टोज किससे बन रहा है, अल्फा 1,4 से बन रहा है। तो देखो ये जो इस इस मोनोसेक्राइड यूनिट का देखो कार्बन नंबर 1 है ये, और इस मोनोसेक्राइड यूनिट का देखो ग्लूकोज यूनिट का, तो इस तरह से कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। तो देखो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसने 1,4 नाम दिए। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कब अल्फा होगा कब बीटा होगा, तो देखो नीचे की तरफ से जब बनेगा ना, तो दिस इज कॉल्ड अल्फा वाली फॉर्म। जब OH नीचे था ना तो हमारे पास अल्फा वाला था ना, तो ये देखो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम इसको लिखेंगे। अब इसमें देखो लैक्टोज में, तो लैक्टोज में भी देखो 1,4 ही है, ठीक है। लैक्टोज में भी हमारे पास क्या है, 1,4 ही है। लेकिन यहाँ पे देखो कैसी है, OH ये किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ये बीटा वाला फॉर्म आ गया। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में होता है, लैक्टोज में होता है। और सक्रोज में कैसा होता है, सक्रोज में कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 2 इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, तो इसे हम बोलते हैं, और इसकी भी ओरिएंटेशन क्या है, नीचे की तरफ है। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बेटा ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की टाइप्स हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, दो मोनोसेक्राइड्स को जो जोड़ने वाला बॉन्ड होता है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास माल्टोज में अल्फा 1,4 होता है, लैक्टोज में बीटा 1,4 होता है, और सक्रोज में अल्फा 1,2 होता है। तो ये चीज एमडी कैट में पूछी जा सकती है, तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करनी, ठीक है। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ पे देख सकते हैं माल्टोज में क्या है, डी ग्लूकोज मिल रहे हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लैक्टोज ग्लूकोज किस में है, लैक्टोज में है, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का टाइप कैसा है, बीटा 1,4। ग्लूकोज और फ्रक्टोज है तो इसमें क्या है, अल्फा 1 और बीटा 2। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पे देखो ना, पहले वाले के साथ लिखा हुआ है अल्फा, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज की फॉर्म यूज हुई है वो अल्फा है, और फ्रक्टोज की फॉर्म कौन सी है, वो बीटा है। तो इसलिए अल्फा 1 और बीटा 2 ऐसा करके लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखें अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ये भी सही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? माल्टोज को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, माल्ट शुगर। ग्लूकोज को लैक्टोज को दूसरा नाम क्या देते हैं, मिल्क शुगर। और सक्रोज को टेबल शुगर, ठीक है। यहाँ पे कुछ एंजाइम हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे देखें आप लोगों को एक थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा। तो बताएं, यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो डाइसेक्राइड है ना, इनको हम एंजाइम से और एसिड से इनका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो मेरे पास एक
डाइसेक्राइड है उसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, उससे बन रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो बताओ यहाँ पे जो डाइसेक्राइड होगा वो कौन सा होगा, बताएंगे? ये एमडीकेट में ये तो आता ही आता है, ये तो कंफर्म आता है, बताएं। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना है, तो बताएं यहाँ पे जो मोनोसेक्राइड है ये कौन सा है? सक्रोज, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ सक्रोज होगा। अभी पिछली स्लाइड में हमने ये पढ़ा। यहाँ पे सिमिलर ग्लूकोज और ग्लूकोज है, तो यहाँ पे क्या होगा? बी में क्या होगा? बी में क्या होगा? माल्टोज, वेरी गुड। बी में माल्टोज है, वेरी गुड। अरे भाई, यस, बी में होगा माल्टोज। बी में माल्टोज है, और माल्टोज को कॉमन नाम क्या दिया जाता है? ऐसे कॉमन नाम, टेबल शुगर, ये आ सकता है भाई, टेबल शुगर। तो ये याद नोट करें अपने पास, माल्टोज को माल्ट शुगर। ठीक है, यहाँ सी में क्या आएगा? ग्लूकोज और लैक्टोज बन रहा है, तो यहाँ पे लैक्टोज आएगा। और लैक्टोज, इट इज अ मिल्क शुगर। ठीक है, मिल्क का जो स्वीट टेस्ट आता है ना, वो लैक्टोज की वजह से आता है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? ओके। एक चीज और है कि कई बार ये ना एरो के ऊपर एंजाइम भी पूछ सकते हैं भाई, प्रोबेबली। तो जैसे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम क्या होता है? एमाइलेज। माल्टोज को दो सिमिलर ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज। सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में करने के लिए इन्वर्टेज। और ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जाइमेज। फ्रक्टोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज ऑल्सो जाइमेज। तो ये एंजाइम भी अगर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, याद कर रख ले। ठीक है, पूछ सकते हैं एमडीकेट में, यहाँ ना क्या माल्टोज, इधर वाटर दिया और इधर ग्लूकोज दे दिया दो। ठीक है, और लॉन्ग सा मतलब वर्डिंग बना दी, बोलेगा कि भाई बताओ इधर एंजाइम कौन सा यूज होगा, तो माल्टेज यूज होगा। ठीक है, इसका दूसरा नाम अल्फा ग्लूकोसाइडेज भी है। खैर ये हायर लेवल की चीजें हैं, तो इतना एनफ है आई थिंक, और ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक सारे के सारे डाइसेक्राइड हो गए। यहाँ तक सारे के सारे डाइसेक्राइड हो गए, इस एक सिंगल लिस्ट से भी आप लोग सारे डाइसेक्राइड याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाली चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करें। उसके बाद हमने बताया था कि कुछ ओलिगोसेक्राइड हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें रेफिनोज, रेफिनोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखिए। रेफिनोज का स्ट्रक्चर ये देखिए ऐसा है, ये क्या है? ये ट्राइसेक्राइड है। ठीक है, दिस इज ट्राइसेक्राइड। तो रेफिनोज में ग्लूकोज, ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज है। स्टेकियोज क्या है? ये टेट्रासेक्राइड है, एक दो तीन चार शुगर यूनिट है। सिमिलरली आगे देखो पेनोज, तो पेनोज के अंदर कितने हैं भाई? बल्कि नीचे इसमें देखते हैं रेफिनोज, ये अगेन से रेफिनोज आ गया है, तो एक दो तीन, यस रेफिनोज। ठीक है, इधर जेनशिनोज में देखो तो एक दो तीन, ये ट्राइसेक्राइड है, ये भी ट्राइसेक्राइड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट ओलिगोसेक्राइड्स हैं। अगर याद रख सकते हैं तो एक स्टेकियोज देख लें, दिस इज टेट्रासेक्राइड। ठीक है, जेनशिनोज, दिस इज ट्राइसेक्राइड। ठीक है, दिस इज ट्राइसेक्राइड, तीन है उसके अंदर, और ये दिस इज ऑल्सो ट्राइसेक्राइड, तो इसका नाम भी ये है। बाकी ये डिफिकल्ट है, इसको छोड़ दे। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? ओलिगोसेक्राइड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है पॉलीसेक्राइड्स। अब पॉलीसेक्राइड्स की ये पूरी डिटेल है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, बल्कि चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पॉलीसेक्राइड हमारे पास क्या होता है भाई? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें 10 से ज्यादा शुगर यूनिट्स होते हैं, राइट? 10 से ज्यादा शुगर यूनिट, टेक्निकली इनमें हजारों शुगर यूनिट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम 10 से ज्यादा वाली बस क्लासिफिकेशन बनाई, अगर 10 से ज्यादा भी होंगे ना उसको हम पॉलीसेक्राइड में कंसिडर करेंगे। ओके, अब इनका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10 या 10 से ज्यादा ग्लूकोज मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम nth नंबर ऑफ ग्लूकोज या जो भी मोनो, जिस मोनोमर से भी वो बना हुआ है, वो हमें देगा। ठीक है, अब ये पॉलीसेकेराइड हमने पढ़ा था कि कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के इनिशियली। होमोपॉलीसेकेराइड जो सेम टाइप की चीज से, सेम टाइप के मोनोमर से बनेंगे, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, जो किससे बनते हैं? ग्लूकोज से बनते हैं। और एक होंगे हमारे पास हीट्रोपॉलीसेकेराइड,
हेटेरोपॉलीसेकेराइड क्या है? जो डिफरेंट मोनोमर्स से बनेंगे, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकिन है, बैक्टीरियल सेल वॉल का पेप्टाइडोग्लाइकिन। ठीक है, दिस इज अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो ये एक चीज याद रख लें आप लोग हेटेरोपॉलीसेकेराइड में, ये किससे बनता है? नैम और नैक से बनता है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन से। ओके, अब हमें जो होमोपॉलीसेकेराइड है ना, इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाना है कि इनमें क्या 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 डिटेल है। तो हम स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आ सकता है, टेक्निकली आ सकता है, पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं जरा। स्टार्च सबसे पहले हमारे पास कहाँ होता है भाई? ये प्लांट्स में पाया जाता है, राइट। प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। और इसके अच्छे सोर्सेज, स्टार्च के जो अच्छे सोर्सेज होते हैं उसमें पोटैटो आता है, राइस आते हैं, ठीक है, और सिमिलरली बाकी फ्रूट्स और सब्जीज वगैरह। ठीक है, लेकिन मेजर फॉर्म कहाँ से आती है? पोटैटो और राइस। और रोटी में भी अच्छा खासा स्टार्च होता है, राइट। और ये होमोपॉलीसेकेराइड है, किससे बना है? ग्लूकोज से बना हो। ठीक है, और ये प्लांट का स्टोरेज, फूड स्टोरेज होता है। जो हम मोस्टली प्लांट की चीजें खाते हैं उसमें हमें ये मिलता है, राइट। उसके बाद ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी हमारे पास क्या है? इट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये भी ग्लूकोज से बना होता है। अब भाई ये भी ग्लूकोज से बना हो, ये भी ग्लूकोज से बना हो, तो अंतर क्या है दोनों में? तो अंतरवा बताते हैं आगे जाके। सिमिलरली जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन हमारे पास कहाँ होता है? ह्यूमन लिवर में होता है ये। ठीक है, लिवर में और मसल्स में। ठीक है, और इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। एमसीक्यूज में आ सकता है कि एनिमल स्टार्च किसको कहा जाता है? तो ग्लाइकोजन को कहा जाता है। ठीक है, तो एनिमल अपना जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लेता है लिवर में और एडिपोज टिश्यूज के अंदर। बाद में जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है तो फिर ये ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इसी के साथ साथ सेलुलोज। सेलुलोज इज ऑल्सो होमोपॉलीसेकेराइड, ये भी ग्लूकोज से बना होता है। और ये कहाँ होता है? प्लांट की सेल वॉल में होता है। और एक एमसीक्यूज आता है कि द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन द फेस ऑफ अर्थ, तो ये सेलुलोज होता है। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट वन, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हैं, सबकी सेल वॉल में क्या होता है? सेलुलोज होता है। ठीक है, तो इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। ठीक है, जो प्लांट सेल वॉल को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ देता है। और इसी के साथ साथ सेलुलोज को पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। आपने देखा होगा ना, प्लांट्स को कट करके पेपर बनाते हैं। तो सेलुलोज इज ऑल्सो यूज इन पेपर इंडस्ट्रीज। लोग इतने कम कम क्यों हो गए? लाइट चली गई शायद। इसके बाद हमारे पास इनकी टाइप्स के बारे में देख लेते हैं जरा। ओके, सब अब स्टार्च को डिस्कस करते हैं। अब देखें, सब चीजें बनी किससे हैं? ग्लूकोज से ही बनी है, तो कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, अब जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च, वो स्टार्च यूजुअली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक फॉर्म होती है इसकी एमाइलोज, ठीक है, दिस इज एमाइलोज। और एक होती है इसकी एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च का 20% लगभग क्या है एमाइलोज। लैपटॉप के बारे में देना रहीम। माइक ऑफ कर दो। ओके, स्टार्च का जो 20% पार्ट है, 20% मतलब आप लोगों को अगर अगर स्टार्च आया है तो उसमें 20% क्या होता है? एमाइलोज फॉर्म होती है। और 80% के अराउंड अमाइलोपेक्टिन वाली फॉर्म होती है। ये अनब्रांच्ड होता है, दिख रहा होगा आप लोगों को, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। और इसमें देखो, ब्रांचिंग हुई नजर आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है। अब देखो हमारे पास ये एमडीकेट में पूछा जा सकता है कि भाई स्टार्च में जो ग्लूकोज आपस में जुड़ा होता है उसमें कौन सा कैसा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है? तो अल्फा 1,4 वाला ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। देखो, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, सब एक दूसरे के साथ किससे जुड़े हुए हैं? अल्फा 1,4 से। इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4, इसका कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 4। और बोन की ओरिएंटेशन क्या है? अल्फा। तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए हैं। सिमिलरली ये भी अल्फा 1,4 से आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें देखो, ये जो एमाइलोज वाली फॉर्म है ये बिल्कुल लीनियर है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। इसमें देखो ब्रांचिंग है। तो इसमें ब्रांचिंग कहाँ पे आती है भाई? तो ये देखो, अल्फा 1,6 की ब्रांचिंग भी आती है इसमें। हर तकरीबन 20 से 24 मोनोसेक्राइड के, मतलब देखो ग्लूकोज होगा,
दूसरा ग्लूकोज होगा, तीसरा ग्लूकोज होगा, चौथा ग्लूकोज होगा। इस तरह से 24 तक जब हम जाएंगे, 24 तक, तो वहां पे हमें क्या दिखेगी? एक ब्रांचिंग दिखेगी। ठीक है, सिमिलरली आगे जाओ जाओ, फिर एक ब्रांचिंग दिखेगी। कितने मोनोसेकेराइड यूनिट के बाद? 20 या 24। ठीक है, कहीं पे 20 लिखा रहता है, कहीं पे 24 लिखा रहता है। तो 20 to 24 मोनोसेकेराइड के डिस्टेंस के ऊपर जो अमाइलोपेक्टिन वाली फॉर्म होती है स्टार्च की, उसमें क्या होती है? अल्फा 16 की ब्रांचिंग होती है। ठीक है, अब अल्फा 16 क्यों बोला भाई? तो ये देखो, इसमें देखो, इसका कार्बन नंबर क्या है? 1। और इसका कार्बन नंबर कौन सा यूज हुआ है? तो इधर से देखो 1, इधर से 2, इधर से 3, इधर से 4 और इधर से 5, और ये रहा इसका 6। 6 कहाँ गया भाई? इसने तो 6 शो ही नहीं किया। 1 2 3 4 5, अच्छा 5 ये होगा ना, और 6 ये। ठीक है, ये कोने वाला कार्बन मैं भूल गया था। ठीक है, तो 6, तो 6 वाले से देखो जुड़ा हुआ है, तो अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का देखो ये ब्रांचिंग भी है। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में फर्क क्लियर है आप लोगों को? ये क्या है? 20% होता है, ये कितना होता है? 80% होता है। ठीक है, ये ब्रांचिंग है, इसमें इसमें ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, दोनों में अल्फा 14 की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की इनिशियल चीजें होती हैं, अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन फॉर्म होती है, उसमें अल्फा 16 की ब्रांचिंग भी आ जाती है, ये वाली, ये ब्रांच है ये पूरी। ठीक है, दिखने में अमाइलोपेक्टिन ऐसा दिखता है, स्टार्च और एमाइलोज ऐसा दिखता है। ये मोर वाटर सोल्यूबल होता है क्योंकि इसकी ब्रांचिंग नहीं है, तो वाटर के अंदर अच्छे से सोल्यूबल होता है। और ये लेस वाटर सोल्यूबल होता है कि इसके अंदर ब्रांचिंग है, तो उसकी वजह से सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अब स्टार्च की जो दोनों फॉर्म, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन, क्लियर हो गए सब लोगों को कि क्या क्या कौन कौन सी दो फॉर्म है? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ओके, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला किसी को? ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम बात आती है ग्लाइकोजन की। अब देखो, हम बात कर रहे हैं कि प्लांट का हमारे पास स्टार्च हमने पढ़ लिया, अब एनिमल स्टार्च हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोजन। तो इसमें क्या फर्क होगा भाई? तो इसमें देखो, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है कंपेयर टू जो स्टार्च होता है ना, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है। स्टार्च के कंपैरिजन में इधर ब्रांचिंग ज्यादा होती है इसमें। इसमें क्या है भाई? ये देखो, दोनों क्या हो रहा है? इनिशियली देखो, अल्फा 16 बॉन्ड, सॉरी अल्फा 14 वाले बॉन्ड है इसके अंदर, बल्कि इनफैक्ट यहाँ से अल्फा 14 वाली, ये देखो, ये लीनियर ब्रांचिंग है, और इसके अंदर यही अल्फा 16 वाली ब्रांचिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या होता है? ये ग्लाइकोजन समहाउ स्टार्च की जो अमाइलोपेक्टिन वाली फॉर्म होती है उससे रिजेंबल करता है। लेकिन यहाँ फर्क ये होता है कि वहां 20 कार्बन और 20 या 24 मोनोसेकेराइड के बाद आता था ब्रांचिंग, यहाँ हर 10 से 12 मोनोसेकेराइड के बीच में आता है ये फर्क। ठीक है, मतलब एक मोनोसेकेराइड, दूसरा मोनोसेकेराइड, तीसरा, इस तरह चलते चलते 10वां मोनोसेकेराइड आएगा। ठीक है, तो एक ब्रांचिंग आएगी। फिर आगे करते करते 10वां मोनोसेकेराइड, फिर ब्रांचिंग, करते करते आगे जाएंगे 10वां मोनोसेकेराइड, फिर ब्रांचिंग। तो हर 10 या 12 मोनोसेकेराइड के बाद क्या हो रही है? ब्रांचिंग हो रही है। और वहां 20 या 24 मोनोसेकेराइड के ऊपर ब्रांचिंग आती है। तो ग्लाइकोजन ज्यादा ब्रांच्ड होता है कंपेयर टू, कंपेरेटिवली टू स्टार्च। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या फर्क है? स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या फर्क है? दोनों एक ही उससे बने हुए हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच्ड और स्टार्च कम ब्रांच्ड होता है। आगे देखें, लास्ट सेलुलोज। सेलुलोज के बाद एक एक छोटा सा टेस्ट है आप लोगों का, और उसके बाद छुट्टी। ठीक है, तो सेलुलोज को देखें जरा। सेलुलोज में देखो, सेलुलोज में 20 क्या है? ये भी ग्लूकोज से बना होता है, लेकिन इसका फाइबर देखो क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट फाइबर, स्ट्रेट फाइबर। इसीलिए ये पेपर बनाने में भी यूज होता है, स्ट्रेट फाइबर आता है। ठीक है, और इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की टाइप होती है, ये होता है β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, स्टार्च में कोई ब्रांचिंग नहीं है। देखो बिल्कुल स्मूथ, पतला पतला एकदम मुलायम सा है, स्मूथ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बेटा एमडी कैट पढ़ना है तो अभी तो टाइम भी बहुत कम है,
और फोकस करें इस चीजों के ऊपर। मैं इसलिए ज्यादा, पहले मैं मजाक भी बहुत ज्यादा करता था अपनी क्लास में, लेकिन नाउ यू सी टाइम इज वेरी लिमिटेड, तो इसलिए अब नो मजाक, बहुत जल्दी जल्दी चीजें कवर करनी। अब देखिए यहाँ पे एक एक स्लाइड आप लोगों को दिख रही है, इसमें पूरा सारे के सब स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज सबको सिंगल शॉट में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास जो सेलुलोज होता है वो कहाँ पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है डेफिनेटली। सब के सब देखो प्लांट में पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। ठीक है, तो सोर्स क्या है भाई सेलुलोज की? प्लांट, 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 और ये एनिमल। ठीक है, ऊपर देख लें सेलुलोज। अब सेलुलोज को देखो तो यहाँ सब यूनिट क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। ये बीटा डी ग्लूकोज से बनते हैं, ये अल्फा डी ग्लूकोज से बनते हैं, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से बनते हैं, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से बनते हैं। बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होता है? तो यहाँ अल्फा 1 4 होता है, यहाँ पे भी अल्फा 1 4 होता है, यहाँ अल्फा 1 4 के साथ साथ अल्फा 1 6 भी होता है, और यहाँ पे भी अल्फा 1 4 के साथ अल्फा 1 6 होता है। इसमें सेलुलोज में देखो नो ब्रांचिंग, एमाइलोज में भी कोई ब्रांचिंग नहीं है, और यहाँ पे देखो ब्रांचिंग है, 20 सब यूनिट के बाद ब्रांचिंग है। ठीक है, और यहाँ पे 10 सब यूनिट के बाद ब्रांचिंग है ग्लाइकोजन में। डायग्राम देखो तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है इसकी, सेलुलोज की स्मूथ स्मूथ, सीधा सीधा लीनियर। एमाइलोज भी लीनियर। एमाइलोपेक्टिन में देखो ब्रांच आ गई, सिमिलरली ये ग्लाइकोजन में भी ब्रांच आ गई। शेप देखो तो सेलुलोज देखो बिल्कुल ऐसे कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट फाइबर नजर आ रहे हैं। दूसरा हमारे पास देखें, एमाइलोपेक्टिन ऐसे नजर आ रहा है, सॉरी एमाइलोज ऐसे नजर आ रहा है, और एमाइलोपेक्टिन देखो ब्रांचिंग नजर आ रही है, और इधर इसमें देखो तो और ज्यादा डीप ब्रांचिंग नजर आ रही है, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग। तो ये डिफरेंसेस हैं इन सब के अंदर। ठीक है, इस एक से आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एमडीगेट में ये चीजें पूछी जा सकती हैं, बताओ सेलुलोज में किस टाइप का बॉन्ड होता है मोनोसेकेराइड यूनिट के बीच में? तो बीटा 1 4 होता है यहाँ पे। ठीक है, एमाइलोज में क्या होता है? तो यहाँ पे अल्फा 1 4 होता है। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है? तो अल्फा 1 4 की मेन होती है, और अल्फा 1 6 की ब्रांचिंग आती है, और ये ब्रांचिंग कितने बाद आती है? 20 मोनोसेकेराइड्स के बाद आती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने देखनी है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? ओके, एक चीज यहाँ पे, इस निमोनिक का यूज करके आप लोग कुछ चीजें याद रख सकते हैं, अगर आप लोग भुलक्कड़ लोग हैं तो। मोनोसेक्राइड्स में देखो जो चीज रिमेंबर रखने की है तो वो ग्लूकोज है, तो आप लोग गिव गुड फ्लेवर। ठीक है, तो इन सब का फ्लेवर कैसा होता है? अच्छा फ्लेवर होता है, टेस्ट अच्छा होता है ना। तो इस निमोनिक से आप लोग याद कर रख सकते हैं, गिव गुड फ्लेवर, गिव ग्लूकोज, ग्लक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक है, फिर डाइसेक्राइड्स में, ठीक है, लेंथ सपोर्ट मूवमेंट, इस वाले निमोनिक से याद रख सकते हैं। तो लैक्टोज, सक्रोज और माल्टोज। और पॉलीसेकेराइड को किस तरह से याद रख सकते हैं भाई? तो स्टोरेज फॉर्म है ये। अच्छा, एक चीज और देखें, ऊपर से देखें, मोनोसेक्राइड मेनली ये एनर्जी सोर्स होते हैं ना, तो इसलिए देखो निमोनिक भी कुछ एनर्जी टाइप का ही है। डाइसेक्राइड ट्रांसपोर्ट फॉर्म में होती है इनकी, तो इसलिए निमोनिक भी ट्रांसपोर्ट वाला है, और ये स्टोरेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसने क्या हुई है? कैन गेट स्टोर्ड, इनको हम स्टोर कर सकते हैं। तो कैन से आ गया सेलुलोज, गेट से आ गया ग्लाइकोजन, और स्टोर्ड से आ गया स्टार्च। ठीक है, तो ये निमोनिक का यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है? बस यहाँ पे लेक्चर होता है वाइंड अप, यहाँ पे लेक्चर होता है खत्म। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बारिश हो रही है, एंजॉय करें। हाँ, अभी छुट्टी होने वाली है। यस, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? हाँ, एमसीक्यूज में शेयर कर दूंगा। ठीक है, एमसीक्यूज शेयर कर दूंगा मैं, डोंट वरी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबको क्लियर हो गया? कार्बोहाइड्रेट सबको क्लियर हो गया? तो
101%, ओके दैट्स गुड। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो मौसम बड़ा सुहाना सा हो रहा है, बारबेक्यू करने का दिल चाह रहा है, बिरयानी खाने का दिल चाह, मतलब लिटरली बहुत अच्छा मौसम हो गया कराची का अब तो। दिन को तो बहुत, कल बहुत गर्मी थी। कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकते हैं। ये मेरे ख्याल से ज्यादा बच्चों की लाइट चली गई है। 3 मिनट बाकी हैं, ठीक है। चलें एक क्विक से रिकैप ले लेते हैं और देन फिर खत्म करते हैं। ओके, आज हमने बेसिकली बात की किसकी भाई, मेनली हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड्स जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन। इसके साथ हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो उनको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, रादर इनफैक्ट 4 क्लासेस में। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड के अंदर ही हमारे पास डाइसेक्राइड आता है। मोनोसेक्राइड में सिंगल शुगर यूनिट होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज एग्जांपल है। हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, स्वीट टेस्ट होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और यूजुअली ट्रांसपेरेंट होते हैं, कलरलेस या वाइट कलर होता है इनका। डाइसेक्राइड में माल्टोज, सक्रोज और लैक्टोज आता है। माल्टोज दो सिमिलर ग्लूकोज से मिलकर बनता है, सक्रोज एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, लैक्टोज एक लैक्टोज और एक ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ओलिगोसेक्राइड में रेफिनोज और स्टेकियोज, रेफिनोज ट्राइसेक्राइड है, स्टेकियोज एज टेट्रासेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड में हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज था। स्टार्च अगेन होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का, सारे के सारे होमोपॉलीमर्स हैं ग्लूकोज के, और इन सब में केमिकल स्ट्रक्चर का फर्क है, ब्रांचिंग का फर्क है, वो क्या है वो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है। ओके, देन हमने कुछ बात की थी बाद में, ये अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स, जिसको कोई मसला है तो बाकी चीजें कवर कर सकते हैं। बस दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट, और इससे ज़्यादा डिटेल हम नहीं बता पाएंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने बताई थोड़ी सी, ठीक है। और इन स्लाइड्स को गौर से पढ़िएगा, मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटीन कवर करेंगे। और कल संडे को मॉर्निंग में क्लास रख लूँ मैं, लेस देन 1 मिनट रह गए, जल्दी जवाब दें। मॉर्निंग में क्लास रख लूँ कल? ओके चलें, आई ट्राई कि मैं मॉर्निंग में क्लास रखूँ और जल्दी जल्दी कवर करें, ठीक है। अ, कोई ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं बता दिया मैंने? नहीं ज़्यादा डेप्थ नहीं है, मतलब इतना तो होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अगर बाकी जगहों फिर फर्क क्या रह जाएगा हम में और बाकी लोगों में, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। चलें, होप सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।